हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मंडे में 8:30 बजे मैं आपको विविध की क्लास, विविध एक्सप्रेस की क्लास आपके सामने लेकर आऊंगा। तो मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और एक सूचना आपको और देनी थी, मैथ की जो आपको क्लास मिलती है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, तीनों क्लासेस आपको लाइव क्लास दिखाई देंगी। लाइव क्लास के बाद आपको वो लेक्चर आपको यूट्यूब पर नहीं दिखाई देगा, आपको उन क्लासों में लाइव आना पड़ेगा। और जो मेरी जीएस की क्लास है, चाहे वो ऑनलाइन है या आपका ये वो क्लास मॉर्निंग में है या नाइट में है, वो आपको सारी वीडियो आपको ओपन रहेंगी, आप कभी भी उनको वॉच कर सकते हैं आप। बट मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस आपको बराबर वॉचिंग के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ लाइव क्लास आपको दिखाई देंगी। और अब मैं आपको अपनी विविध की क्लास स्टार्ट करता हूं, जिसमें आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। सभी स्टूडेंट नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1, महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही किस सूफी संत के लिए बोला गया है? महबूब ए इलाही किस सूफी संत के लिए कहा जाता है? किस सूफी संत के लिए ये नाम दिया गया है? आप सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लगा सकते हैं। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के लिए बोला गया है, निजामुद्दीन औलिया। अब जैसे आपने यहां पर निजामुद्दीन औलिया, इस क्वेश्चन का आंसर आया निजामुद्दीन औलिया, तो क्या आपके माइंड में इसके बारे में कुछ और भी क्वेश्चन घूम रहे होंगे कि इसके बारे में और आप क्या जानते हो? आप, इसने एक लाइन भी बोली थी, दिल्ली अभी दूरस्थ, दिल्ली अभी दूरस्थ। दिल्ली अभी दूरस्थ कहने वाला सूफी संत कौन था? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया ने ये लाइन किस सुल्तान के लिए बोली थी? किसके लिए स्टेटमेंट या किसके लिए कथन जारी किया? वो सुल्तान कौन था जिसके लिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ? तो उस सुल्तान का नाम क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। लिखिए आप सभी, वो दिल्ली अभी दूर है इसने बोला है, बट किस सुल्तान के लिए बोला है? गियासुद्दीन तुगलक के लिए, गियासुद्दीन तुगलक। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप, यानी मालविका अग्निमित्र के राइटर कौन है? मालविका अग्निमित्र के रचयिता कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। मालविका अग्निमित्र के राइटर कालिदास। अब यहां पर जैसे कालिदास आपने लिखा, तो कालिदास की और भी रचनाएं हैं, बट मैं ओरली में उनको बोलूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, ये सब किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिख दिया, कालिदास किस राजा के समकालीन थे? कालिदास किस राजा के समकालीन थे? किस राजा के समकालीन? मैंने आपको एक क्वेश्चन और यहां पर दिया है, किस राजा के समकालीन? तो आपका आंसर क्या आएगा? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं कि कालिदास किस राजा के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, 9 विद्वानों में से एक विद्वान थे, उस राजा का नाम क्या था? सभी स्टूडेंट नोट करें, चंद्रगुप्त सेकंड। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन निकल सकता है, ये वो चंद्रगुप्त सेकंड है जिसने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये वो चंद्रगुप्त वंश है, ये चंद्रगुप्त सेकंड है गुप्त वंश का राजा, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। तो कालिदास इस राजा के ही दरबार में रहे हैं। अब इससे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे चीनी यात्री फायान भी किस राजा के दरबार में आया? चंद्रगुप्त सेकंड। आगे और विविध की क्लासेस आएंगी तो जिनमें आपको ये सब लिखवाया जाएगा। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, लिखिए सभी, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? जिहाद की घोषणा की, ऐसे भी आप लिख सकते हैं आप। बाबर ने
किस युद्ध में जिहाद की घोषणा जिहाद की घोषणा की। जिहाद से मतलब अपने धर्म के लिए, अपने इस्लाम धर्म के लिए, उसके प्रचार के लिए जिहाद की घोषणा की। वो कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो उस युद्ध का आपको सिर्फ नाम बताना है, खानवा का युद्ध। सभी स्टूडेंट नोट करें, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कौन सी सन में हुआ है, वो सन भी आप यहाँ नोट करोगे, 1527। और ये युद्ध किस किस के, क्वेश्चन एक नहीं है, आपके लिए कई क्वेश्चन यहाँ आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। खानवा का युद्ध कौन सी सन में, 1527। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ है? बाबर व राणा सांगा के बीच। बाबर व राणा सांगा के बीच। अब यहाँ बाबर की बात आ रही है। बाबर ने और भी युद्ध लड़े हैं, बाबर के बारे में और भी फैक्ट हैं, बट यहाँ सारे फैक्ट नहीं आ सकते हैं। बट अगर बाबर के कुछ फैक्ट आपको लिखने हैं तो पहले आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। जैसे मैंने यहाँ पर बाबर लिखा, मैंने आपसे पूछ लिया बाबर की पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था? बाबर की आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा का आपको नाम बताना है। बाबर यानी कि इसे कलंदर भी कहा जाता है। कलंदर, कौन से मुगल बादशाह को कलंदर बोला गया है? कलंदर भी कहा जाता है। और कुछ युद्ध भी आप इसके लिख सकते हो, जैसे पानीपत का फर्स्ट युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। सभी स्टूडेंट इन युद्धों की सन लिखें अपने कमेंट बॉक्स में कि ये युद्ध कौन कौन सी सन में हुए हैं और किस किस के बीच हुए हैं। ये अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हो। आप यानी कि पानीपत का फर्स्ट युद्ध कौन सी सन में हुआ, चंदेरी का युद्ध कौन सी सन में हुआ, घाघरा का युद्ध कौन सी सन में हुआ, और इसे कलंदर भी कहा जाता है उदारता के कारण। वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसे उदारता के कारण कलंदर भी बोला गया है? बाबर। इसकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक जो बाबरी है, ये बाबर ने कौन सी भाषा में लिखी? इसकी भाषा थी तुर्की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, पहले आप नोट करिए इसको। तुर्की भाषा। दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आया कि मुगल साम्राज्य में कौन सी भाषा का प्रचलन था। यह मुगल साम्राज्य की जो दरबारी जो राज की भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? फारसी थी। फारसी भाषा का प्रचलन था। लेकिन मुगल यानी कि एक मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है, तो क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि मुगल साम्राज्य में फारसी भाषा का बोलबाला था, प्रचलन में थी, बट एक मुगल बादशाह अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखता है? तुर्की भाषा में लिखता है। तो इससे इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट की पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए आप, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम क्या था? आप इसमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे। बाबर की जो माता उसका नाम क्या था? कुतलुग निगार। कुछ कमेंट्स मैंने लिखे हैं, जो कुछ फैक्ट लिखे जिनका आंसर आप खुद लिखोगे। जैसे मैंने लिखा पानीपत का फर्स्ट युद्ध कौन सी सन में है, मैंने लिखा चंदेरी का युद्ध कौन सी सन में है, घाघरा का युद्ध कौन सी सन में है। इन सबकी सन आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और नहीं, अगर आपके ये कमेंट्स में आपके याद नहीं तो अलग से आप देखोगे कि कहां पर ये सब चीज लिखी हुई है। क्लियर? जैसे पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। किस किस के बीच हुआ है? अभी आगे की वीडियो में जब स्पेशल आपका इतिहास चलेगा तो वहां पर प्रॉपर बाबर के बारे में आपको लिखवाया जाएगा। क्लियर? फिलहाल आपको रिमाइंड के लिए सिर्फ मैंने आपको दिया है कि प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए हैं और कुछ के आंसर मैंने आपको बताए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। कोई भी स्टूडेंट घबराए नहीं, जितना मैं आपको बोर्ड से साथ के साथ करा रहा हूं, आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपको वहां दिखाई देगा। देखो, जीएस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आपको क्लास के साथ जुटे रहना है। क्लास वीडियो को बार बार अच्छे से वॉच करना है। जब क्लास को वीडियो को आप बार बार अच्छे से वॉच करोगे, आप डेली मेरे साथ जुड़े रहोगे, आप
तो जीएस को आप भूलने की कोशिश भी आप जीएस को करोगे तो आप भूल नहीं सकते। आप किसी भी एग्जाम में आप जाकर बैठोगे तो आपको सारा ही सब कुछ पढ़ा हुआ आपको मिलेगा। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ते नहीं आप 4 ऑप्शन देख लोगे, इसका आंसर ये है, आपको 4 ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत समझ में आया कि इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसका आंसर ये है, यानी वो बार बार आएगा प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, मैंने लिखा जलियांवाला बाग हत्याकांड। के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, सभी अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। क्लियर? लिखिए आप, भारत का चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, चेम्सफोर्ड, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। लेकिन जब यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड लिखा आ रहा है तो आप इसकी डेट और सन भी आप लिख सकते हो। आप 13 अप्रैल 1919, ये घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919, और कहां पर? जलियांवाला बाग। अभी जलियांवाला बाग कौन से शहर में? अपने कमेंट बॉक्स में उस शहर का आप नाम लिख सकते हो आप कि जलियांवाला बाग कौन से शहर में है? अमृतसर में है। कहां पर है? अमृतसर। अब इसको हम अमृतसर की घटना भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है अमृतसर की घटना कौन सी डेट और सन में घटित हुई है, तो आप क्या लगाओगे? 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण कौन सी एक घटना थी? होने का कारण कौन सी एक घटना थी? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण कौन सी एक घटना थी, या कौन सी घटना, ये कौन सा एक एक्ट था, कौन सा एक एक्ट भी आप लिख सकते हैं। आप कौन सा एक कानून आ गया जिसके कारण ये घटना घटित हुई, तो आपका आंसर क्या आएगा? रोलेट एक्ट, अंधा कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, जिसमें शक के दायरे पर सीधे गिरफ्तार करना, सीधे जेल भेज देना। क्लियर? ये एक ऐसा कानून था, क्लियर, जिसका विरोध किसने किया? गांधी जी ने। 2 लोकप्रिय नेता इसमें गिरफ्तार हुए थे, डॉक्टर सतपाल व डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन में गांधी जी ने शांति सभा का आयोजन कौन से बाग में किया? जलियांवाला बाग में। क्लियर? तो वहां पर गोलियां चलवाने वाला अधिकारी कौन था? जनरल ओडायर। यानी वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? अंग्रेज अधिकारी कौन सा था जिसने गोलियां चलवाई? अंग्रेज अधिकारी। शॉर्ट में आप ऐसे लिखोगे आप, अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल ओडायर। यूपी दरोगा में क्वेश्चन आया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा गोलियां चलवाई गई? प्रीवियस सेट में आप देख सकते हो। आप यूपी दरोगा का पहला जो पेपर हुआ था उसमें जीएस में ये क्वेश्चन पूछा कि वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई, तो उस अधिकारी का नाम था जनरल ओडायर। आप नोट कर लो अपने इसमें, जनरल ओडायर। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट लिखिए आप, गांधी इरविन समझौता। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन की वैल्यू की आपको तब पता चलती है जब आप 10 या 15-20 साल के प्रीवियस सेट आप देखकर उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो आपको उस क्वेश्चन की वैल्यू पता चल जाती है कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। पिछले प्रीवियस सेट की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तो उससे नॉलेज होती है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार कैसे आ रहा है और किस क्वेश्चन की वैल्यू ज्यादा है।
गांधी इरविन समझौता। मैं आपके सामने विविध में वही क्वेश्चन रखता हूं जो पिछले 20-25 साल में रखे गए, या उनमें जोड़ तोड़ जहां कनेक्ट करना होता है तो वहां उस पॉइंट पर सारे पॉइंट मैं आपको साथ के साथ बता के चलता हूं। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। इसमें आप इतना लिखोगे आप, गांधी इरविन समझौता कौन सी सन का है? 5 मार्च 1931 का है, 5 मार्च 1931। और इसके बाद 23 मार्च 1931 में किसको फांसी लग गई? 23 मार्च 1931 में फांसी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इस पॉइंट को मैं बाद में जोड़ूंगा, आगे कोई विविध की क्लास, नेक्स्ट विविध की क्लासों में आएगा तो भगत सिंह की इस फांसी पर भी चर्चा होगी। क्लियर? फिलहाल सिर्फ इसमें आप यहाँ लिखोगे कि गांधी इरविन समझौता कौन सी डेट में हुआ? 5 मार्च 1931। नेक्स्ट लिखिए आप, ये तो इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, हरिपुरा अधिवेशन। मैं आपके सामने 4 अधिवेशन लिखता हूं। हरिपुरा अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेन में आप सन में लिखूंगा आपके सामने और आपको इन अधिवेशन के अध्यक्ष बताने हैं। मैंने लिखा हरिपुरा अधिवेशन 1938 1938 में, कराची अधिवेशन 1931, कलकत्ता अधिवेशन 1929 और कानपुर अधिवेशन 1925 और बेलगांव अधिवेशन 1924। क्लियर? तो मैंने आपके सामने ये अधिवेशन लिखे हैं, इनकी मैंने आपके सामने ये सन लिखी है। आपको इनके अध्यक्ष लिखने हैं, आपको इनके अध्यक्ष लिखने हैं कि इन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अध्यक्ष लिख सकते हैं या क्लास के बाद भी आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ सन लिखा है, अध्यक्ष आप लिखोगे। ये ड्यूटी आपकी बनती है कि इनके अध्यक्ष आप लिखोगे। क्लियर? आगे नेक्स्ट देखिए आप, इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, प्रस्ताव किसने भेजा? किसने भेजा? यानी कि क्वेश्चन ये है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने ये क्रिप्स प्रस्ताव भेजा जिसे गांधी जी ने अगली तारीख का चेक बताया। क्लियर? तो आपसे सिर्फ ये अपेक्षा की जा रही है कि क्रिप्स प्रस्ताव का जो प्रारंभ है ये किस ब्रिटेन पीएम के द्वारा है, किस ब्रिटेन के पीएम ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को भेजा है। तो आपको यहां पर उस ब्रिटेन के पीएम का नाम बताना है। अपने कमेंट बॉक्स में भी आप ब्रिटेन के पीएम का नाम बता सकते हो। आप ब्रिटेन के पीएम का नाम विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। सभी स्टूडेंट लिखें विंस्टन चर्चिल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव कौन सी सन में आया? 1942। अब यहाँ 1942 में प्रस्ताव आया तो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यानी कि इसे अगली तारीख का चेक किसने बताया? गांधी जी ने। क्या भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में है? भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो भी आपका 1942 में है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सभी नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी, केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ है? सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन लागू, आपको सन बताना है। वह कौन सा सन है जिसमें केंद्र में दोहरे शासन को लागू कर दिया गया? कौन से अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? क्लियर? सभी अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि केंद्र में द्वैध शासन लागू कब हुआ है? 1935 अधिनियम के एक्ट के अंतर्गत। और
अगर यहाँ 1935 में एक पॉइंट और भी लिखोगे आप, प्रांतों में समाप्त, प्रांतों में समाप्त, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1935 अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, और केंद्र में लागू कर दिया गया, प्रांतों से हटा दिया गया। पीछे मैंने आपको संविधान पढ़ाया था, तो संविधान में मैंने आपको अधिनियम की स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप जितने भी एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आपका लास्ट 1947 तक के जितने भी एक्ट कानून बने हैं, उन पर मैंने आपको सबसे पहले संविधान की स्पेशल वीडियो मैंने वही डाल रखी है। आप सभी अधिनियम को वहां से वॉच करें, उस वीडियो को वॉच करें, तो आपका अधिनियम का कभी जीवन में कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अगर आपने मेरी उस वीडियो को अच्छे से वॉच किया है, अच्छे से उसको समझा है, तो आपका अधिनियम का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किस अधिनियम में क्या रखा गया था, तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उसे वीडियो को वॉच करने के बाद आप जो भी मार्केट से कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आप कोई भी बुक आपके सिर में दर्द नहीं करेगी। तो पहले आप मेरे अधिनियम एक्ट जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं, जो मैंने आपको बताए, आप उनको अच्छे से वॉच कीजिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हर बार जीएस में क्वेश्चन अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिनियम से एक्ट से एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाता है, दो की तो अपेक्षा नहीं करते हैं, बट एक क्वेश्चन भी आपको अधिनियम से मिल रहा है तो बहुत है। आगे लिखिए आप नेक्स्ट। लिखिए आप नेक्स्ट कैग। कैग का आपने नाम सुना होगा, बट पहले क्वेश्चन लिखिए आप पूरा। कैग पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, कैग पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? तो आप इसका आंसर क्या आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि कैग पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर आएगा संसद। क्या आएगा? संसद। अब यहाँ पर जब कैग शब्द आ गया, तो ऐसे आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हो, ऑरली मुझे बता सकते हो आप। कैग पर भी मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना कर दी है। आप पीछे की वीडियो में, संविधान की जो वीडियो मैंने डाल रखी है, उनमें भी आप कैग की स्पेशल वीडियो को वॉच कर सकते हो आप, तो वहां से भी आपकी पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। और ये क्लास विविध चल रही है, फिर भी मैं आपको ऑरली बोल रहा हूँ कि कैग का फुल नेम होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर? और कैग की जो नियुक्ति होती है वो कौन से आर्टिकल में होती है? 148, 148। किसके द्वारा इसकी नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और कैग का मुख्य कार्य क्या होता है? पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा तैयार करना होता है। सभी स्टूडेंट इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। कैग का जो मुख्य कार्य है, लिखिए सभी स्टूडेंट, पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा तैयार करना। सभी नोट करें इस पॉइंट को, ये इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, संसद के दोनों सदनों, सभी स्टूडेंट नोट करें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया है कि प्रैक्टिस चल रही है आपकी, आपके पास सिर्फ लिखा हुआ भी है, आपने पढ़ भी रखा है। जो बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसे अच्छे से वॉच करें। जिन्होंने इसको पहले से पढ़ रखा है वो अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाएं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर आएगा लोकसभा स्पीकर। और यहाँ पर अगर इसका आर्टिकल आपसे पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में ये सब प्रावधान है, 108। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाएगा कौन? अगर क्वेश्चन में बुलाएगा वर्ड आया
तो आंसर आपका आएगा राष्ट्रपति। अगर इसी क्वेश्चन में अध्यक्षता वर्ड आया तो आपका आंसर आएगा स्पीकर। यानी कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की पावर रखता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की पावर भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल ने दे रखी है? 108। 108। तो आपको यहाँ पर कई क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन में अध्यक्षता वर्ड आए तो आपका आंसर आएगा स्पीकर। अगर इसका आर्टिकल आपसे पूछे 108, अगर बुलाएगा वर्ड आए तो आंसर आएगा राष्ट्रपति। ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंटर में आप आगे पढ़ोगे आप तो ऐसे ही आप आगे बढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी किस अच्छे लेवल की हो गई है। अगर आपने पढ़ाई को इग्नोर कर दिया, सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। किसी भी सब्जेक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो हर सब्जेक्ट की वैल्यू बराबर होती है। अगर इग्नोर करके चलते हो आप तो आप बड़े पद पर एक ग्रेड के अफसर बनने में बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं। छोटी जॉब तो लग जाएगी, बट बड़ी जॉब की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना है। आज तक कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो बड़े एग्जाम में ना आता हो। एक ग्रेड का अफसर बनना है तो सब कुछ ही पढ़ के जाना पड़ेगा। अब तो आप ग्रुप डी की भी तैयारी करोगे तो उसके लिए भी सब कुछ पढ़ना पड़ता है। वहां पर भी टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो ये नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ा आपने उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ा है। 10-12 घंटे की स्टडी आपको डेली करनी है। 10-12 घंटे अपने आप को यानी बुकों के साथ जोड़ के रखना है और अच्छे से अपनी बुक को भी अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और आगे बढ़ना है। जो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आता है, चाहे वो मैथ का है या रीजनिंग है या हिंदी है या जीएस का कोई भी टॉपिक है, कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में लिख सकते हैं, सर जी ये पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया था, इसका मतलब क्या है, मैंने ये पहली बार पढ़ा है। तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में, जब मैं आपके कमेंट बॉक्स लास्ट में पढ़ूंगा तो आगे की जो वीडियो मेरी आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें सबसे पहले शुरू के 5 मिनट में ही आपकी जितने भी कमेंट बॉक्स में कोई समस्या आई है तो सबसे पहले मैं आपकी वही समस्या हल करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है और उसके बाद आपकी वो समस्या हल हो जाएगी। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? जिन मेरे इन प्यारे बच्चों ने यानी कि पीछे की वीडियो को वॉच किया है, संविधान की क्लास को अच्छे से वॉच किया है, उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर लगाने में कोई परहेज नहीं है, वो इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। और जिन्होंने वीडियो को वॉच नहीं किया है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट उनकी प्रॉब्लम भी आज हल हो जाएगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या आएगा। और ये टॉपिक आपको प्रॉपर से मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का टॉपिक आपको पढ़ना है तो इस पर भी मैंने संविधान की एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप पीछे की वीडियो में संविधान में आप जाओगे तो वहां पर मंत्रिमंडल की स्पेशल वीडियो मैंने आपको बनाकर दे रखी है, आप वहां से भी वॉच करोगे। आप अगर आपने उस वीडियो को वॉच कर लिया तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का आपका जीवन कोई क्वेश्चन गलत कभी होगा ही नहीं। क्लियर? तो ये जो क्लास विविध की चल रही है ये सिर्फ आपको जगाने के लिए चल रही है कि आप सोए नहीं, ये इस क्लास को वॉच करें और अपना एनालिसिस करें कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। क्लियर? तो ये क्लास इसलिए आपको रिमाइंड के लिए लगाई गई है कि आपको ये भी जगाना है कि आपके कितना तैयार है, कितना आउटपुट आप दे रहे हो, कितना आउटपुट नहीं दे पा रहे हो आप। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा लोकसभा। सभी स्टूडेंट नोट करें, इसका आंसर आएगा लोकसभा। लोकसभा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, दुलस्ती जल विद्युत परियोजना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट नोट करें। दुलस्ती जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है और भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका आंसर आप लगाओगे कि यह योजना कहां पर है, इसकी पोजीशन कहां पर है और कौन सी रिवर पर यह प्रोजेक्ट बना हुआ है, पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत। तो लिखोगे आप चिनाब नदी।
सभी स्टूडेंट नोट करें, चिनाब नदी, और स्टेट या केंद्र प्रदेश कौन सा आएगा, J&K, जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंध कास्ट संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगा सकते हैं अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर याद है। अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंध कास्ट संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? योकोहामा, योकोहामा जापान, योकोहामा जापान। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, शम्पेन जनजाति भारत के कौन से केंद्र प्रदेश में पाई जाती है? शम्पेन जनजाति कहां पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में जनजाति पाई जाती है। सभी स्टूडेंट अंडमान निकोबार जो केंद्र प्रदेश है, इसकी राजधानी भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिनको इसकी राजधानी याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। कोपा कप कौन से खेल से संबंधित है? बारदौलाई ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? ये कप और ये ट्रॉफी दोनों ही फुटबॉल से संबंध रखते हैं, फुटबॉल से संबंधित। सभी जन नोट करें और इसका या स्क्रीन शॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? सभी स्टूडेंट लिखें, क्रिकेट का मूल नाम, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्रिकेट का मूल नाम लिखिए आप, क्लब बॉल क्रिकेट का मूल नाम है। विविध की क्लास के अंतर्गत, विविध की जो क्लास होती है इसमें क्वेश्चन आसान भी आएगा और हार्ड भी आएगा। आसान क्वेश्चन भी आपको दिखाई देगा, हार्ड क्वेश्चन भी आपको दिखाई देगा। इसे ही कहते हैं आपकी प्रैक्टिस। इसमें आसान क्वेश्चन भी आएगा, हार्डली क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट लिखिए आप, FTP कंप्यूटर का क्वेश्चन है। FTP का फुल नेम आपको बताना है। FTP का फुल नेम क्या बनता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिखिए सभी स्टूडेंट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां पर सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, सिम का फुल नेम क्या है? आपके मोबाइल में जो सिम होती है, सिम का फुल नेम क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चे लिखें कि सिम का फुल नेम ये है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका फुल नेम बनता है, सिम का फुल नेम। नेक्स्ट विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस कौन सी डेट को मनता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? यानी कि 2 दिसंबर। नेक्स्ट लिखिए आप, ये पहले इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखिए आप, सुमात्रा वे ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप कौन से चैनल से अलग हो जाते हैं? कौन से चैनल से अलग हो जाते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार द्वीप कौन से चैनल से
अलग होते हैं उस चैनल का नाम क्या है? ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल से दोनों अलग हो जाते हैं। अब सुमात्रा जो द्वीप है ये आपका इंडोनेशिया में, कहां पर है? इंडोनेशिया। और ग्रेट निकोबार द्वीप आपका अंडमान निकोबार में है। इंडोनेशिया की राजधानी, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखें या यहां से नोट करें, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। एक क्वेश्चन जब यहाँ इंडोनेशिया वर्ड आया है तो ये आप बता सकते हैं, आप विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम कौन से देश में रहते हैं? विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम कौन से देश में रहते हैं? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी कहां से हैं? इंडोनेशिया। और सेकंड नंबर में मुस्लिम कौन से देश में रहते हैं? भारत। फर्स्ट नंबर में कौन से देश में रहते हैं? इंडोनेशिया। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी। मैकमोहन रेखा चीन व भारत के बीच ये लाइन है। तो मैंने आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि मैकमोहन रेखा कौन सी सन में स्थापित हुई? ये लाइन कौन सी सन में खींची गई? आपको सन बताना है। एक क्वेश्चन और देखोगे आप, सर रेड क्लिफ रेखा कौन से दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है? सर रेड क्लिफ रेखा कौन से दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है? तो भारत व पाकिस्तान। अब मैंने यहां क्वेश्चन पूछा कि मैकमोहन रेखा की सन कौन सी है और सर रेड क्लिफ रेखा की सन कौन सी है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो। आप इसका लिखोगे आप 1914, इसका लिखोगे 1947, 1947 और 1914। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लिखिए सभी स्टूडेंट, मैंने आपको यहां पर एक ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन दिया, अपसोर। मैंने आपसे पूछा अपसोर अपने नाम में क्या है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, उपसोर क्या है। इन दोनों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अपसोर क्या होता है और उपसोर क्या होता है? अपसोर क्या है और उपसोर क्या है? नोट करें आप इसको। अपसोर, सपोज करें ये सूर्य और ये पृथ्वी है। आप डायग्राम से ही इनकी परिभाषा देख सकते हो। आप ये सूर्य है और ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। क्या दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है? क्या दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है? नहीं, यानी कि सूर्य और ये पृथ्वी, क्या इन दोनों में दूरी ज्यादा है और यहां पर दूरी कम है? यानी कि इससे आप इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हो? आप अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि इसकी परिभाषा आप कैसे बना रहे हो। आप अपसोर क्या है? सूर्य, जब पृथ्वी सूर्य से, सभी स्टूडेंट कॉपी पर पेन ना चलाएं, पहले लाइन को समझें। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। एक बार फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? अपसोर कहलाती है। और ये कंडीशन कौन सी डेट में आती है? ये कंडीशन 4 जुलाई को आती है, 4 जुलाई। और जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम यानी कि बहुत न्यूनतम पास में होती है, नजदीक होती है, तो ऐसी स्थिति को उपसोर कहते हैं। और इसकी कंडीशन, ये डेट 3 जनवरी में होती है, 3 जनवरी। तो बताइए आप सभी स्टूडेंट, आपको अपसोर और उपसोर की परिभाषा समझ में आई है या नहीं आई है? क्लियर? तो लिखिए आप अपसोर उपसोर, सभी इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं।
तारे का रात में टिमटिमाना किसका कारण है? तारे का रात में टिमटिमाना किसके कारण है? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। क्लियर? अपवर्तन के कारण। और आज विविध की क्लास में मैंने आपको कुछ कम क्वेश्चन कराए हैं। आज से मैंने विविध की क्लास आपके लिए स्टार्ट की है। आज से विविध की क्लास स्टार्ट की है। डेली आपको 8:30 बजे विविध की क्लास के साथ जुट जाना है। धीरे धीरे मैं इस क्लास का टाइम भी बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि इसमें करंट भी है और यूपी जीके भी है। एक बार दोबारा से फिर मैं आपको सूचना इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैथ हिंदी की जो क्लास होगी वो लाइव क्लास ही आपको दिखाई देगी। लाइव क्लास के बाद आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। क्लियर? ओनली आपको उन क्लासों में लाइव आना है। और मेरी जीएस की जो क्लास है आपको लाइव ही मिलेगी, उसके बाद भी आप मेरी वीडियो को देख सकते हो आप। और अगर आज आपको ये विविध की क्लास आज ये पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को, सभी प्यारे दोस्तों को इस चैनल का, इस क्लास का फायदा मिल सके और आने वाले एग्जामों के लिए उनको भी फायदा हो और उनकी परीक्षाएं पास हो। मुझे सिर्फ आपसे ये इतना ही कहना है। धन्यवाद।